उसका। ओके। हाँ। चलिए थोड़ा शुरू करते हैं। कल कुछ डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, वो मैंने आपको बताया था, आज मैं बात करूंगा उस पर। कल हीट ट्रांसफर में आप लोग एक टॉपिक पूछ रहे थे जो शायद हम लोगों ने इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं किया है। दैट इज कॉल्ड लेमिनार फ्लो इनसाइड अ पाइप। तो इस पे कुछ केमिकल में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेमिनार फ्लो इनसाइड अ पाइप। मैं फिगर्स वगैरह भी बनाऊंगा, अगर आप लोग नोट ना कर पाओ तो चुपचाप स्क्रीनशॉट लेके और कोशिश करना कि आज ही इसको अपने नोट्स में नोट कर लेना, वरना ये कहीं गायब हो जाएंगे। लेमिनार फ्लो इनसाइड अ पाइप। इस केस में जो हीट ट्रांसफर होता है वो किस तरह से होता है, बल्क मीन टेम्परेचर क्या होता है, बल्क मीन वेलोसिटी कैसे निकलती है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, और थर्मली फुली डेवलप्ड और हाइड्रोडायनेमिकली फुली डेवलप्ड। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने टेस्ट सीरीज में जरूर दिए हैं, सो दैट आपको पता लगे कि ये भी होता है। लेकिन इनसे रिलेटेड जो डेरिवेशंस है, कंप्लीट डेरिवेशंस, वो मैकेनिकल के पार्ट में है जो नसल नंबर डिराइव करते हैं, इसलिए मैंने उसको नहीं कराया। ठीक है। देखिए, अगर आप एक पाइप कंसिडर करते हैं, ये पाइप है एंड फ्लो इज टेकिंग प्लेस, और अभी फुली डेवलप्ड फ्लो नहीं हुआ है। मान लीजिए फ्लो को मैं, ये बाउंड्री लेयर जो है उसको मैं येलो लाइन से दिखा रहा हूँ, और अभी मैं हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर की बात कर रहा हूँ। इस तरह से बाउंड्री लेयर डेवलप होगी, ठीक है, और ये इधर से इस तरह से डेवलप होगी। जहां पे ये बाउंड्री लेयर आपस में मर्ज कर जाएंगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बताया था मैंने? हाइड्रोडायनेमिक एंट्री लेंथ बोलेंगे बल्कि इसको, क्योंकि हम लोग हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है। सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड हाइड्रोडायनेमिक एंट्री लेंथ। इसको आप लोग शायद एल एन से डिनोट करते हैं, या और भी कोई सिंबल होगा, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में जो पढ़ा होगा। ठीक है, एल एच। एल एच, ओके, हाइड्रोडायनेमिक, ओके, या एच, हाइड्रोडायनेमिक एच से डिनोट कर लीजिए। इसके लिए आपने रिलेशंस भी पढ़े हैं शायद, है ना? यस सर। वो एल एच इज इक्वल टू 0. एल एच बाई डी इज इक्वल टू 0.05 आर ई इंटू पी आर। वो नो सर, आर ई होता है एक में, और एक में होता है आर ई पावर 1/6। और वो टर्बुलेंट के लिए आर ई 0.0। टर्बुलेंट के लिए तो अप्रोक्सीमेटली इसको 10 के बराबर ले सकते हैं, ऐसा कुछ पढ़ा है? आर ई पावर 1.6 में 1/6 प्रोपोर्शन रहता है, और लेमिनार में आर ई। चलिए ठीक है, खैर वो कोरिलेशन से यहाँ पे कोई खास मतलब नहीं है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोडायनेमिक एंट्री लेंथ, लिख देते हैं यहाँ पे हाइड्रोडायनेमिक एंट्री लेंथ। इस एंट्री, ये जो फुली डेवलप्ड फ्लो होगा इसके बाद होगा। अगर इसके पहले की बात करें, फुली डेवलप्ड फ्लो होने से पहले कैसा सिनेरियो रहा होगा, तो ये कुछ ऐसा रहता है कि आपका जो फ्लो होगा इस बाउंड्री लेयर के अंदर तो वैसा ही पैराबोलिक प्रोफाइल बनेगा जैसा कि प्रोफाइल आप लोग डिराइव करते हैं, जो 1 माइनस आर बाई आर स्क्वायर वाली प्रोफाइल, वैसा ही बनेगा यहाँ पे। लेकिन जो यहाँ पे बाउंड्री लेयर जहाँ पे नहीं है, वहां पे जो प्रोफाइल बनेगी ना, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन बनेगी, बिल्कुल फ्लैट बनेगी, और ये प्रोफाइल कुछ इस तरह से हो जाएगी। मतलब यहां जो आपकी प्रोफाइल बनेगी दैट विल बी कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन। जबकि जो बाउंड्री लेयर के अंदर जो प्रोफाइल बनेगी दैट विल बी पैराबोलिक, जैसा कि आप डिराइव करते हैं इस तरह से, ये इस तरह से प्रोफाइल बनेगी। अगर आप यहां पे एक लाइन बनाए तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा। जो बाउंड्री लेयर के अंदर आपकी प्रोफाइल है दैट विल बी पैराबोलिक, जैसा कि आप डिराइव करते हैं, लेकिन बाउंड्री लेयर के बाहर जो प्रोफाइल होगी दैट विल बी कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन। मैं कोशिश कर रहा हूँ फिगर ऐसी बनाने की ताकि आप लोग आराम से समझ पाओ, बट ठीक है, जैसा भी बन जाए उससे आपको सेटिस्फाई रहना पड़ेगा। ये इस तरह से तो बाउंड्री लेयर जो डेवलप हो रही है वो तो बिल्कुल वैसी ही प्रोफाइल डेवलप होगी लेमिनार में जो हमने इक्वेशंस डिराइव करे हैं, जिसको हम लोग पैराबोलिक प्रोफाइल बोलते हैं। लेकिन अगर आप बाउंड्री लेयर के बाहर देखेंगे तो बाउंड्री लेयर के बाहर एग्जैक्ट इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी जो कि बिल्कुल बराबर होगी। और जहां पे ये फुली डेवलप्ड हो जाएगा, जैसे कि यहां हाइड्रोडायनेमिक एंट्री लेंथ के बाद ये जो आपकी प्रोफाइल होगी ये फुली डेवलप्ड हो गई, तो ये प्रोफाइल भैया इस तरह से पैराबोलिक बन जाएगी।
कोशिश की गई है इसको पैराबोलिक बनाने की। ये देखिए, अब इसके बाद आपकी प्रोफाइल यहाँ पे फुली डेवलप्ड हो गई। आपको मैंने कल यही चीज बताई थी कि जब हाइड्रोडायनेमिक प्रोफाइल फुली डेवलप हो जाए तो जो वेलोसिटी है आपकी, दिस इज फुली डेवलप्ड प्रोफाइल। अब यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी विल बी अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली आफ्टर फुली डेवलप्ड एट फुली डेवलप्ड कंडीशंस। फुली डेवलप्ड कंडीशन, फुली डेवलप्ड मतलब हाइड्रोडायनेमिक की बात हो रही है, ध्यान रखना, ठीक है। फुली डेवलप्ड कंडीशन, velocity u will be a function of x only, I'm sorry, a function of r only, वाई होगा, r कह लीजिए या y कह लीजिए, वाई। this direction is r direction या y direction, u r only and it is independent of x। तो आपको ये जो बताया था कि del u या du by dx must be equal to 0 which is the condition of hydrodynamically fully developed flow। ये कल आपको ये बताया था कि अगर हाइड्रोडायनेमिक फुली डेवलप हो गया तो वेलोसिटी x डायरेक्शन में चेंज नहीं होगी, इट विल ओनली चेंज इन द y डायरेक्शन, ठीक, और किसी डायरेक्शन में ये चेंज नहीं होगी। ओके, सो du by dx is equal to 0, that will be a condition of laminar flow inside a pipe which is fully developed। अब यहां पे एक बात आती है, that is called बल्क मीन वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी, बल्क वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी। ये जो बल्क का फंडा है, चाहे बल्क टेम्परेचर बोलो या बल्क वेलोसिटी बोल लो या मीन वेलोसिटी बोल लो, ये जो बल्क हम लोग निकालते हैं इसका फंडा क्या होता है? इसका फंडा ये है, इन्होंने ऐसा कहा कि आपको पता है कि रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ आर ओनली, वेलोसिटी रेडियल डायरेक्शन में चेंज हो रही है। आप ऐसा करो, एक ऐसी वेलोसिटी चुन लो, मतलब ऐसा है नहीं, आपको पता है कि रेडियल डायरेक्शन में अलग अलग पोजिशन पर अलग अलग वेलोसिटी है, एक्सल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है। आप एक ऐसी वेलोसिटी चुन लो, ये मान लो ये वेलोसिटी, ऐसी वेलोसिटी चुन लो, ये इतनी, विच वी विल कॉल एज यू मीन, जिसको हमने यू मीन कह दिया। भाई यू मीन तो सभी पोजीशन के लिए फिर कांस्टेंट हो जाएगी ना, ऐसा आप नहीं बोल सकते कि सर यू मीन भी चेंज हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। यू मीन जब हमने डिफाइन कर दिया, मीन का मतलब क्या हुआ, किस चीज का मीन ले रहे हैं? वेलोसिटी आर डायरेक्शन में चेंज हो रही है, हम मीन डिफाइन कर रहे हैं तो आर के अलोंग उसका मीन डिफाइन कर रहे हैं। तो हमने एक ऐसी वेलोसिटी सोच ली, इमेजिन कर ली, ऐसा मान लिया कि एक वेलोसिटी इतनी ऐसी है, सो दैट आपका जो मास फ्लो रेट है ना, टोटल मास फ्लो रेट, टोटल मास फ्लो रेट, टोटल मास फ्लो रेट थ्रू द क्रॉस सेक्शन, थ्रू द क्रॉस सेक्शन is same whether we report in terms of mean velocity, in terms of mean velocity or in terms of actual velocity, in terms of actual velocity। भाई एक्चुअल वेलोसिटी क्या है? एक्चुअल वेलोसिटी भाई जो प्रोफाइल आप लोग डिराइव करते हो लेमिनार के लिए वो है। मीन वेलोसिटी मैंने बोला जब भी मैं मीन की बात करूंगा तो मीन कांस्टेंट होता है, मीन वेरिएबल नहीं होता। तो मीन के लिए मैंने एक वर्टिकल लाइन खींच दी कि भाई कोई वेलोसिटी होगी ऐसी, एक मीन वेलोसिटी। अब मैं बोलूं कि मैं चाहे टोटल मास फ्लो रेट थ्रू अ सेक्शन, उसको मीन वेलोसिटी के टर्म्स में लिखूं या फिर उसको एक्चुअल वेलोसिटी के टर्म्स में लिखूं, वो कांस्टेंट रहेगा, पूरी तरह से कांस्टेंट रहेगा। किस तरह से? देखिए, आप कोई एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर करिए, इसी क्रॉस सेक्शन को कंसिडर करिए जहां पे फ्लो फुली डेवलप हो चुका है। अगर मैं यू मीन के टर्म्स में टोटल मास फ्लो रेट लिखना चाहूंगा तो कोई बताएगा कैसे लिखूंगा कि यहां इस पोजीशन से कितना मास फ्लो रेट क्रॉस कर रहा है, बताइए जरा। ये जो पूरी पोजीशन है, इस पोजीशन से कितना मास फ्लो रेट क्रॉस कर रहा है, कैसे लिखेंगे? यूनिट्स के हिसाब से देखिए, मान लीजिए रो की यूनिट क्या है भाई? केजी पर मीटर की, बिल्कुल। अब मान लीजिए मैंने कहा कि इसकी मीन वेलोसिटी जो है वो यू मीन है, तो मैंने कर दिया यू मीन, चलिए ठीक है, ये वी नहीं है भाई, ये यू है, यू मीन। अब यू मीन की यूनिट क्या हो जाएगी? दैट इज मीटर पर सेकेंड। मुझे चाहिए मास फ्लो रेट, तो मास फ्लो रेट के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लीजिए इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है,
ये डायरेक्शन आर डायरेक्शन है और इसका जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि ये जो यू मीन है, यू मीन जो वेलोसिटी है, ये पूरे रेडियस में सेम है या अलग अलग है? सेम है, सेम कंसीडर किया है भाई हाँ, यू मीन को तो सेम ही कंसिडर करेंगे ना, तभी हमने इसको मीन कहा। तो जब ये पूरे रेडियस में सेम है तो मैं इसे डायरेक्टली आर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अब देखिए इसको मैं एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया? मीटर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। भाई अब आप यूनिट्स चेक करके मुझे ये बताइए, यूनिट्स चेक करके मुझे ये बताइए कि क्या मेरी यूनिट मास फ्लो रेट की बन गई? यस सर। मास, ठीक है। ये लिखने में किसी को डाउट है कि सर ऐसा कैसे लिख दिया? हमने यहाँ पे स्मॉल आर क्यों नहीं लिया? हमने यहाँ पे इंटीग्रेट क्यों नहीं किया? हमने जीरो से कैपिटल आर तक की लिमिट क्यों नहीं लगाई? बिकॉज दिस इज आर इज इक्वल टू जीरो, दिस इज आर इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज आर इज इक्वल टू आर। तो हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि रो इंटू यू मीन इंटू इंटीग्रल ऑफ पाई आर स्क्वायर फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर? ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ जो यू मीन है वो चेंज नहीं हो रहा है। मैंने एक मीन वेलोसिटी अज्यूम करी है, मीन वेलोसिटी अज्यूम करी कि यहाँ भी उतना ही है, यहाँ भी उतना ही है, यहाँ भी उतना ही। डेफिनेटली भाई ये यू मीन कितना होगा? देखो यहाँ पे वेलोसिटी कहीं पे 2 मीटर पर सेकंड है, कहीं पे 3 है, कहीं पे 3.5 है, कहीं पे 4.5 है, ऐसा। तो यू मीन इनके बीच की कोई वैल्यू हो सकती है, कितनी हो सकती है वही मुझे निकालना है। तो मैंने यू मीन निकालने का फंडा ये बताया कि आप यू मीन को इस तरह से डिफाइन करेंगे सो दैट जो टोटल मास का फ्लो रेट है थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन वो सेम होगा, चाहे आप यू मीन के टर्म्स में डिफाइन करिए चाहे एक्चुअल वेलोसिटी के टर्म्स में डिफाइन करिए। अब एक्चुअल वेलोसिटी क्या है? अब राइट हैंड साइड में आ जाते हैं। अब देखिए, हाँ जी सर, अगर यू मीन नहीं लिखते, अगर यू लिखते तो ये ऐसे लिखा जाता ना, यू इंटू में 2 पाई आर डी आर। मैं लिख रहा हूँ राइट साइड में लिख रहा हूँ। राइट साइड में ये तो यू मीन के टर्म्स में है। अब राइट साइड में मैं लिखूंगा इसको एक्चुअल वेलोसिटीज के टर्म्स में जो कि चेंज हो रही हैं। तो भाई रो तो चेंज नहीं हो रहा, प्रॉपर्टी कांस्टेंट है। अब जो u लिखूंगा मैं यहाँ पे, u इज अ फंक्शन ऑफ r, u मीन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ r बट u इज अ फंक्शन ऑफ r। तो मैं यहाँ पे u लिखा मान लो। अब मुझे पता है, अच्छा अब आप इसके क्रॉस सेक्शन पे जरा ध्यान दीजिए। ये पाइप को अगर आप ऐसे अपने सामने इस तरह से रख दें तो ये पाइप कुछ ऐसा दिखेगा, दिखेगा भैया? देखो ये पाइप कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा ना भाई? अरे बोलो। हाँ जी सर। ठीक है, ऐसा दिखेगा जिसका पूरा रेडियस कितना है? जिसका पूरा रेडियस है कैपिटल आर। अब मैंने क्या किया, इस क्रॉस सेक्शन से फ्लूइड फ्लो कर रहा है और मान लेते हैं कि फुली डेवलप्ड कंडीशन भी है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है। मैंने क्या किया कि अब मुझे तो भाई बैलेंस लिखना है। अब आपको पता है कि जो वेलोसिटी है, यहाँ की वेलोसिटी अलग है, यहाँ की वेलोसिटी अलग है, यहाँ की वेलोसिटी अलग है, इस तरह से चल रहा है। तो जब अलग अलग वेलोसिटी है तो मैं पूरी वेलोसिटी को एक ही रेडियस से मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकता। तो मैंने क्या किया कि मैंने r डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया। ये एलिमेंट कंसिडर करना आप लोग अब सीख गए होंगे क्योंकि आपने हीट ट्रांसफर पूरा पढ़ा है। मैंने बहुत उसमें समझाया किस तरह से एलिमेंट कंसिडर किया जाता है। ये मान के चलिए कि r डिस्टेंस पे मैंने एक समथिंग dr थिकनेस का, वेरी स्मॉल थिकनेस का एक एलिमेंट कंसिडर किया है। तो इसका डिस्टेंस कितना है? r। इसकी थिकनेस कितनी है भाई? dr। क्रॉस सेक्शन ऐसा ही होगा ना। दूसरी चीज कि मुझे ये करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि इस क्रॉस सेक्शन में वेलोसिटी अलग होगी। भाई ऊपर के क्रॉस सेक्शन में वेलोसिटी अलग होगी, थोड़ा ऊपर जाओगे तो वेलोसिटी अलग होगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं एक छोटा सा पतला सा क्रॉस सेक्शन सिलेक्ट करता हूं जहां की वेलोसिटी कितनी है? u। ठीक है, ओके। अब एक बात बताइए कि अगर वेलोसिटी u है तो इस क्रॉस सेक्शन का अब एरिया कितना है? कोई बता सकता है इस क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है? 2 पाई आर डी आर। इसमें हाँ कोई पाई आर स्क्वायर मत लिख देना, ठीक है? पाई आर स्क्वायर फिर आपको पूरा एरिया दे देगा, मुझे तो बस क्रॉस सेक्शन का चाहिए। तो इसका सरकमफेरेंस आप ऐसा समझ लीजिए ना कि आपने इस क्रॉस सेक्शन को खोल के ऐसे रेक्टेंगल बना लिया। भाई रेक्टेंगल बनाओगे तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर, और इसकी विड्थ कितनी रहेगी? डी आर। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? 2 पाई आर डी आर। ठीक है, ये एरिया हो गया, ये वेलोसिटी हो गई, ये डेंसिटी हो गई। डेफिनेटली अब यूनिट तो मेरी बन गई यहाँ भी मास फ्लो रेट की, लेकिन क्योंकि ये वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा? जीरो से कैपिटल आर तक। बस इतना ही करना था और यहां से आपके पास यू मीन का एक्सप्रेशन बन गया। रो से रो कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा? यू मीन इज इक्वल टू
यू मीन इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल फ्रॉम, एक्चुअली आपसे कोई एक्सप्रेशन नहीं आप लोगों को एक्सप्रेशन तो याद होगा, आप तो बता देंगे कि एवरेज वेलोसिटी इज क्या बताते हो, हाफ ऑफ यू मैक्स, शायद ऐसा कुछ बताते हो ना लेमिनार में, यू मैक्स बाय टू, वो तो आप सभी को पता है। लेकिन जब ऐसा एक्सप्रेशन लिख के दे देगा तो वहां पे हम लोग फंस जाते हैं कि चलिए यू क्या होता है, यू और इधर और क्या क्या बच गया भाई, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 2r dr और यहाँ पे एक r स्क्वायर भी बच गया, ये r स्क्वायर भी बच गया, ऐसा था क्या, r स्क्वायर बचेगा ही ना। हाँ जी सर, हाँ जी। तो ये आप लोगों का इंटीग्रल हो गया। यहां से भाई आप चाहे तो यू मीन के एक्सप्रेशन को जिस तरह से भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, 2 को बाहर ले लीजिए, ठीक है, 0 to r 2 ur dr डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर, ऐसे करके आप यू मीन का एक्सप्रेशन बना सकते हो, ठीक है। अरे बना कि नहीं, हाँ ठीक है। तो आप इस तरह से इसका एक्सप्रेशन बना सकते हो, यू मीन का एक्सप्रेशन यहां से दिखा सकते हो। फंडा क्या है, फंडा ये है कि आपको यू मीन इस तरह से डिफाइन करना है सो दैट आप जब टोटल मास फ्लो रेट निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू दिस मीन वेलोसिटी और विद रिस्पेक्ट टू द एक्चुअल वेलोसिटी, टोटल मास फ्लो रेट एलएचएस आरएचएस में दोनों को बराबर कर देना है, वहां से आपका यू मीन का एक्सप्रेशन हमेशा निकल आएगा, ठीक है। अब इसको अलग अलग तरीकों से आप लिख सकते हो, दैट इज सपोज आपने इसको इस तरह से लिख दिया, यू मीन इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन पूछ लेता है कई बार कि ये एक्सप्रेशन कहां से आया कैसे आया, तो 2/r स्क्वायर 0 to r u r dr, ये बन गया मीन वेलोसिटी इन लेमिनार फ्लो फॉर फुली डेवलप्ड कंडीशंस। ये क्या चीज है, इसको क्या बोलेंगे, मीन वेलोसिटी या बल्क वेलोसिटी भी बोल लेते हैं, चलेगा। मीन वेलोसिटी इन laminar flow for fully developed conditions, ठीक है। और fully developed होने के लिए क्या कंडीशन बता दिया कि वेलोसिटी का x डायरेक्शन में किसी भी तरह से कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ये क्लियर है बात कि नहीं, देख लीजिए, इसमें कोई किसी तरह की दिक्कत, बहुत छोटी सी डेरिवेशन है, लेकिन अगर ये फंडा समझ गए, जैसे मैंने इसमें किया क्या, मैंने मास का कंजर्वेशन लगाया है। अगर मैं मीन वेलोसिटी को डिफाइन करता हूं तभी भी जो मास फ्लो रेट तब हो रहा होगा वही मास फ्लो रेट इस तरह से भी होना चाहिए। भाई मीन वेलोसिटी, एक तो देखो आपको पता है कि जो वेलोसिटी है वो बराबर नहीं है, आपने अपनी सहूलियत के लिए, अपने कंफर्ट के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए एक यू मीन डिफाइन कर दिया, तो आपके डिफाइन कर देने से मास फ्लो रेट तो नहीं बदल जाएगा ना। जैसा कि हम लोग मास ट्रांसफर में आपको कहता हूं कि डिस्टिलेशन कॉलम को आपने 2 भागों में बांट दिया, इससे डिस्टिलेशन का कुछ प्रोसेस थोड़ी बदल जाएगा, वो तो जो हो रहा है वही होगा। वो तो आपने अपनी एनालिसिस के लिए डिस्टिलेशन कॉलम को 2 पार्ट्स में बांट दिया, वो डिस्टिलेशन कॉलम को थोड़ी पता है कि मैं 2 पार्ट्स में बटा हुआ हूं। उसी तरह से इस फ्लो को नहीं पता है कि मेरी मीन एवरेज वेलोसिटी कोई निकाल रहा है तो एक काम करता हूं मैं हर जगह बराबर हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है, ये बराबर नहीं होगा, ये तो जैसा है वैसा ही चलेगा। लेकिन इस कंडीशन में जितना मास फ्लो रेट एक क्रॉस सेक्शन से गुजर रहा है उतना ही मास फ्लो रेट तब भी गुजरना चाहिए जब आपने एक मीन वेलोसिटी डिफाइन कर दी है। तो वही इक्वेशन को मैंने यहां पे लिख दिया है। तो इस तरह से आप लेमिनार फ्लो इनसाइड अ पाइप के केस में मीन वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इसमें किसी को कुछ पूछना है, बताओ सर। दिस इज फॉर आवर कन्वीनियंट ना, वैसे तो ये वेरी कर ही रहा है, लेकिन 100 यार जो वेरी करेगा उसी का मीन निकालूंगा ना। मैंने तो बस एक, ये तो अपनी कैलकुलेशन के लिए या कुछ मान लो इसके आगे मुझे कोई कैलकुलेशन करनी होगी उसके लिए मैंने मीन वेलोसिटी निकाल ली, ठीक है। और सर इसकी इंटरप्रिटेशन वही होगी ना कि मतलब बल्क जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हाँ भाई बिल्कुल ठीक है भाई। एक रेडियस यहाँ पर ये इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, तो वही इंटरप्रिटेशन है कि बल्क किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सपोज मैंने आपको एक छोटा सा सवाल पूछ लिया कि पूरे पाइप को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, इस क्रॉस ये वाला जो पोर्शन है, तो आप इसी मीन वेलोसिटी से तो निकालोगे, और कैसे निकालोगे, ठीक है। वही इसको, अरे भाई तुम जब इसको सॉल्व करोगे ना, ये यू क्या है, ये यू क्या बताएगा कोई, ये यू जो यहाँ पर है ये वेलोसिटी प्रोफाइल है दोस्त, ये वेलोसिटी नहीं, ये वेलोसिटी प्रोफाइल है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना भाई। तो ये जो u है दिस इज वेलोसिटी प्रोफाइल,
तो जो फ्लूइड मैकेनिक्स में आप लोगों ने जो वेलोसिटी प्रोफाइल डिराइव करी है ना, वो हेगन पॉजली इक्वेशन, वो क्या नाम है उसका, 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर वाली, भाई जो आप लोगों ने वेलोसिटी, हाँ वो वेलोसिटी प्रोफाइल जब आप यहाँ पे पुट करेंगे और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो जो आपको यू मीन निकलेगा वो यू मैक्स बाई 2 ही निकल के आएगा। ओके सर, वो जो 1 माइनस आर बाई आर स्क्वायर वाला है वो प्रोफाइल इधर उसका इंटीग्रेशन। अरे हाँ हाँ भाई हाँ, ये जो यू है, ये यू क्या है, ये यू जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये क्या है, ये वेरिएबल वेलोसिटी है ना, तो इसकी कुछ इक्वेशन भी तो होगी। ये जो यू यहाँ पे लिखा है, हाँ इट इज द रेडियल वेलोसिटी प्रोफाइल, ये कांस्टेंट थोड़ी है भाई, ये तो वेलोसिटी प्रोफाइल है। अब आप मान लीजिए, क्योंकि देखो एक आपकी पैराबोलिक प्रोफाइल भी हो सकती है, कोई और प्रोफाइल भी हो सकती है, तो अगर आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल पैराबोलिक आप यहाँ पे पुट करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो आपको वही एक्सप्रेशंस मिलने वाले हैं जो आप लोगों ने रटे हुए हैं नॉर्मली लेमिनार फ्लो के लिए, पैराबोलिक प्रोफाइल के लिए जो रटे हुए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये जो यू मीन है, ये तो एक एवरेज वेलोसिटी है, लेकिन ये जो यू है इट इज अ वेलोसिटी प्रोफाइल यू एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल आर, क्योंकि आप देखो आपको आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए करोगे क्या, यू की जगह वेलोसिटी प्रोफाइल की इक्वेशन डालो। वो मैं इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि हीट ट्रांसफर में आप लोगों से ये चीज पूछी जाती है कि मीन वेलोसिटी डिफाइन कैसे करोगे, वो इस तरह से हम डिफाइन कर देंगे, ठीक है। यस अब देखिए, जैसे आपको जो फंडा मैंने यहाँ पे मीन वेलोसिटी निकालने के लिए बताया, वही फंडा मीन टेम्परेचर निकालने के लिए बनेगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने मास कंजर्वेशन लगाया ना, वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा। यहाँ पे क्या कंजर्वेशन लगाया कि अगर मैंने यू मीन को डिफाइन करना है तो यू मीन इस तरह से होना चाहिए कि यू मीन से जो टोटल फ्लो रेट निकलेगा और जो फ्लो रेट आपका एक्चुअल वेलोसिटी प्रोफाइल से निकलेगा, दोनों को इक्वेट कर देना है। यही फंडा मैं टेम्परेचर के लिए लगाऊंगा, अभी थोड़ा ध्यान से देखना, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा आपको प्रोफाइल बता दूं, जो आपका थर्मल फुली डेवलप्ड प्रोफाइल। अब यहाँ पे थर्मल प्रोफाइल की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, थर्मल फुली डेवलप्ड फ्लो। कल आप लोगों में से कोई पूछ रहे थे कि वही कि सर फुली डेवलप्ड का मतलब दोनों होता है कि सिंगल होता है, तो वही जो मैंने आपको कल बताया वही स्टेटमेंट है कि अगर सिर्फ फुली डेवलप्ड लिखा है तो आपको दोनों तरह से उसको डेवलप्ड मानना पड़ेगा। अगर उसने मेंशन कर दिया है तभी आप मानोगे कि थर्मल है और हाइड्रोडायनामिक नहीं है, या हाइड्रोडायनामिक है और थर्मल नहीं है, तभी आप कुछ वैसा मान सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखिए थर्मली फुली डेवलप्ड की क्या मतलब सिचुएशन है। फिर से हम लोग एक पाइप लेते हैं और मान लीजिए कि इस पाइप का सरफेस जो है वो हीटेड है, कांस्टेंट टेम्परेचर वाली कंडीशन है या कांस्टेंट फ्लक्स वाली कंडीशन है, कोई भी, यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसका हीटेड है, ठीक है, दैट इज सरफेस टेम्परेचर। जो सरफेस टेम्परेचर आप उसको टीएस मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से ये आपकी थर्मल बाउंड्री लेयर है, ध्यान रखना ये थर्मल बाउंड्री लेयर बना रहा हूँ, दोनों को मिक्स बाद में करेंगे। अब ये थर्मल बाउंड्री लेयर, ये थर्मल बाउंड्री लेयर इस तरह से आगे बढ़ेगी और जहां पे थर्मल बाउंड्री लेयर आपस में मिक्स हो जाएंगी, दिस इज योर थर्मल एंट्री लेंथ, ठीक है। इसको आप LT बोल लीजिए या फिर कुछ और जो भी आप नोटेशन यूज करते हैं वो यूज कर लीजिए। दिस इज थर्मल एंट्री लेंथ, ठीक है, थर्मल एंट्री लेंथ। अच्छा, जब मान लीजिए आपकी फ्लो जो है वो फुली डेवलप नहीं हुआ तो ये किस तरह का दिखेगा। अब देखो ये बहुत ऑब्वियस है कि अगर सरफेस का कोई इफेक्ट नहीं है तो प्रोफाइल 100% स्ट्रेट होनी चाहिए। सरफेस का अगर कोई इफेक्ट नहीं है तो प्रोफाइल बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, वर्टिकल होनी चाहिए, क्योंकि जो भी प्रोफाइल में चेंज आता है वो आता किसकी वजह से, वेलोसिटी प्रोफाइल में भी अगर कोई चेंज आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है, सरफेस के इफेक्ट की वजह से आ रहा है। उसी तरह टेम्परेचर प्रोफाइल में अगर कोई चेंज आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है, वो भी सरफेस के इफेक्ट की वजह से आ रहा है, ठीक है। ये इस तरह से डॉटेड बना दिया। ऑब्वियस सी चीज है कि अगर पाइप से लिक्विड को हीट ट्रांसफर कर रहा हूं मैं, तो जो प्रोफाइल बननी चाहिए वो कुछ ऐसी बननी चाहिए, यहां से इस तरह से बननी चाहिए, कर्वेचर रहेगा, ये लीनियर नहीं है, ध्यान रखना, इस तरह से बननी चाहिए, ठीक है, और यहां से इस तरह।
ये इस तरह से प्रोफाइल बनेगी, ठीक है। ये इस तरह से, अच्छा सॉरी, ये आपका यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, इसको आप मतलब ऐसा ही रखें। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है एक्चुअली, वहाँ तो बस एक डॉटेड लाइन सी बना देता हूँ वहाँ पे, क्योंकि वो प्रोफाइल इस लिक्विड का सरफेस से कोई इंट्रैक्शन ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं एक्चुअली, ठीक है। जो भी टेम्परेचर होगा लिक्विड का वही टेम्परेचर रहेगा यहाँ पे। आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो ये कुछ इस तरह से होता जाएगा। जैसे ही और हीट ट्रांसफर हुआ ये कुछ इस तरह से बनेगा और यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट रह जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट। आप इसको यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट बना सकते हो, स्ट्रेट प्रोफाइल इस तरह से हो जाएगी। जब ये फुली डेवलप हो गया थर्मली तो ये प्रोफाइल कुछ इस तरह से होगी। वो जो प्रोफाइल होगी समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से आपको प्रोफाइल मिल जाएगी। कर्वेचर आएगा, ये लीनियर नहीं बना देना, ठीक है, कर्वेचर आएगा। ये आपकी टेम्परेचर प्रोफाइल यहाँ पे हो जाएगी कुछ इस तरह से जब फुली डेवलप हो गया। ये बहुत, हाँ बताओ सर। ये टेम्परेचर प्रोफाइल में जो सेकंड वाली है वो तो फर्स्ट वाली से थिकर होगी, क्योंकि फ्लूइड ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है तो उसका टेम्परेचर मतलब हायर टेम्परेचर टुवर्ड्स अटेन करने की कोशिश करेगा। हाँ, लेकिन जब अपन वेलोसिटी प्रोफाइल बनाते हैं तो जो सेकंड प्रोफाइल है वो तो थिनर बननी चाहिए ना, क्योंकि फ्लूइड ज्यादा टाइम स्पेंड किया है तो उस पर बॉल का इफेक्ट ज्यादा है और वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, वो फ्लूइड की जो सरफेस के नियर है। सेकंड प्रोफाइल बोल रहा हूँ सर। फ्रिक्शन का इफेक्ट कम होता जाता है जब फ्लूइड आता जाता है प्लेट पे। सेंटर लाइन की तरफ बढ़ेगा ना तेरा वेलोसिटी, ऊपर की साइड कम हो जाएगा। नहीं, फुली डेवलप होने के बाद बोल रहे हो क्या? तो नहीं सर, एंट्री लेंथ में ही बोल रहा हूँ मैं पहले। एंट्री लेंथ में क्या होगा? एंट्री लेंथ जैसे ये टेम्परेचर प्रोफाइल है, फर्स्ट वाली प्रोफाइल ठीक है सर बन गई, फिर जो सेकंड वाली है वो ज्यादा थिकर रहेगी, मतलब मैं बोल रहा हूँ जैसे अगर अपन जो फर्स्ट में डॉटेड लाइन बनाए वैसे ही सेकंड में बनाएंगे तो उसका डिस्टेंस ज्यादा रहेगा पर्टिकुलर। हाँ, डिस्टेंस ज्यादा रहेगा ना, क्योंकि हीट ट्रांसफर ज्यादा हुआ है भाई, डिस्टेंस ज्यादा रहेगा ठीक है, क्योंकि हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा, मतलब वो ज्यादा टेम्परेचर्स वहां पे बढ़ चुके होंगे और लिक्विड भी आप ये जो एरो बनेगा ना, ये एरो जब आप यहाँ पे बनाओगे तो ये एरो छोटा होगा। अभी इसके बाद अगर मैं कोई प्रोफाइल इधर बना के देखता हूँ, फुली डेवलप तो हो गई है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ क्योंकि और हीट ट्रांसफर होगा तो ये जो अब एरोज बनेंगे ना, ये एरोज अब बड़े बनेंगे। यहाँ पे ये कुछ मतलब ये पैराबोलिक ही रहेगा, आपको अगर पैराबोलिक नहीं लग रहा तो आप पैराबोलिक ही बनाइएगा। ये जो एरोज होंगे एज कम्पेयर टू दिस, ये वाला एरो यहाँ पे अब बड़ा बनेगा। उसी तरह ये जो छोटा एरो बीच में बना है, ये छोटा एरो भी अब पहले से बड़ा हो जाएगा क्योंकि और हीट ट्रांसफर हो चुका है, राइट। तो जैसे जैसे हीट ट्रांसफर होता जाएगा, प्रोफाइल तो थर्मली फुली डेवलप हो गई क्योंकि मेरी बाउंड्री लेयर्स मर्ज हो गई हैं। बाउंड्री लेयर्स मर्ज होने का मतलब प्रोफाइल फुली डेवलप्ड है। लेकिन अब आपको यहाँ पे ये चीज पता है कि इवन आफ्टर अटेनिंग द थर्मल एंट्री लेंथ, जो टेम्परेचर है, नाउ टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ आर एज वेल एज एक्स, दोनों पे डिपेंड करेगा। और अगर आप बोलेंगे कि सर एट फुली डेवलप्ड कंडीशंस क्या डेल टी बाय डेल एक्स 0 होगा, तो डेफिनेटली नहीं होगा। थर्मली फुली डेवलप्ड होने के बावजूद जो डेल टी बाय डेल एक्स होगा वो 0 नहीं होगा। ये आपकी थर्मली फुली डेवलप्ड की कंडीशन है, मतलब सिचुएशन है। अभी कंडीशन तो आपको बताई नहीं। तो जैसे जैसे इसमें फ्लूइड अंदर जाता जाएगा, आपका जो उसका टेम्परेचर है वो डेफिनेटली बढ़ता रहेगा, बिकॉज मोर हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस, राइट। अब यहां बात करते हैं इसकी मीन टेम्परेचर, जिसको आप लोग बल्क टेम्परेचर भी बोलते हैं। मीन टेम्परेचर और बल्क टेम्परेचर फंडा बिल्कुल वही लगेगा जो पहले लगा था। यहां पे मैं मास कंजर्वेशन की बजाय एनर्जी कंजर्वेशन लिखने वाला हूं। मीन टेम्परेचर या इसको बल्क मीन टेम्परेचर या फिर सिंपली बल्क टेम्परेचर बोलते हैं। फिर से वही चीज है कि आप देख रहे हो कि टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है, लेकिन अपनी कैलकुलेशंस के लिए अगर आप एक एवरेज टेम्परेचर डिफाइन करना चाहो, आप देख रहे हो कि यार यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना कि ये जो मीन टेम्परेचर, इससे पहले जो मैंने आपको मीन वेलोसिटी बताई थी वो पूरे पाइप की मीन वेलोसिटी थी, लेकिन ये जो मीन टेम्परेचर निकलेगा वो कहाँ निकलेगा? एट लोकेशन पे, एट अ लोकेशन, वेरी गुड, एट अ फिक्स्ड
एक्स लोकेशन, मतलब यार ऑब्वियस सी चीज है ना, क्योंकि अगर मैं ये मीन टेम्परेचर यहां निकालूंगा तो कुछ और आएगा, क्योंकि यहाँ के टेम्परेचर्स की वैल्यू अलग है, और यहां निकालूंगा तो ये मीन, यहाँ का अगर मीन टेम्परेचर देखूं तो ये मीन टेम्परेचर, अच्छा ऑब्वियस सी चीज है ना कि ये जो मीन टेम्परेचर आएगा इस वाले मीन टेम्परेचर से कम होगा कि ज्यादा होगा, जो मतलब एक सेकंड, मान लीजिए लोकेशन ए है आपकी और ये लोकेशन बी है, तो अगर मैं मीन टेम्परेचर निकालता हूं टी मीन एट लोकेशन ए, और अगर मैं टी मीन निकालता हूं टी मीन एट लोकेशन बी, कौन सा ज्यादा होगा? बेसिक लॉजिक है भाई, बी में ज्यादा टेम्परेचर्स हैं तो उनका मीन भी ज्यादा निकल के आएगा, आएगा ना। तो इसलिए ध्यान ये रखना है कि जब मैं हाइड्रोडायनेमिक फ्लो करा रहा था तो वहां जो आपके लिए मीन निकाला है वो तो पूरे पाइप में वही मीन वेलोसिटी रहेगी, लेकिन यहां जो आप मीन टेम्परेचर या बल्क टेम्परेचर निकालोगे ये किसी एक्स एक्सिस की लोकेशन पे निकालोगे, क्योंकि यहां टेम्परेचर इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स। जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मैं गया हूं तो हीट ट्रांसफर और हो गया है, मेरे लिक्विड के सारे रेडियल टेम्परेचर्स बढ़ गए हैं, और क्योंकि वो रेडियल टेम्परेचर्स बढ़ गए हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से उनका मीन भी बढ़ जाएगा। तो डेफिनेटली आप पूरे लिक्विड के मीन टेम्परेचर की बात नहीं कर सकते, एक लोकेशन पे, एक्स लोकेशन पे मीन की बात कर सकते हैं, मतलब एक्स लोकेशन पे जो भी आपके अलग अलग टेम्परेचर्स हैं रेडियल डायरेक्शन में, उनका मीन निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहां पे कर क्या रहे हैं, वी फाइंड द मीन ऑफ डिफरेंट रेडियल टेम्परेचर्स। हम रेडियल का मीन निकाल रहे हैं, एक्स का मीन नहीं निकाल रहे हैं, ध्यान रखना। डिफरेंट रेडियल टेम्परेचर्स एट अ फिक्स्ड एक्स लोकेशन, ठीक है। तो यहां भी क्या फंडामेंटल चीज क्या लगेगी, अब ये मीन टेम्परेचर हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, इसको लिख लेते हैं एक बार, एट अ फिक्स्ड एक्स लोकेशन, इस तरह से डिफाइन करेंगे मीन टेम्परेचर सच दैट, अरे यार ये एक मुसीबत है जो बार बार आ जाती है। चलिए, एट अ फिक्स्ड लोकेशन, टेम्परेचर्स एट अ फिक्स्ड लोकेशन। चलिए, अब मीन इस तरह से डिफाइन होगा, मान लीजिए मैं लोकेशन ए पे मीन निकाल रहा हूं या लोकेशन बी कहीं किसी एक जगह पे निकाल रहा हूं, सो दैट जैसे पिछले केस में क्या करा था, मास क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शन शुड बी सेम, यहां पे होगा एनर्जी क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शन शुड बी सेम, ऐसा करना है। मतलब मैं टी मीन इस तरह से डिफाइन करूंगा कि एनर्जी क्रॉसिंग दिस ए सेक्शन शुड बी सेम, चाहे आप टी मीन के टर्म्स में लिखो या फिर आप एक्चुअल टी के टर्म्स में लिखो, ठीक है। तो अब आप बताएंगे कि एनर्जी का फॉर्मूला या इंथैल्पी का फॉर्मूला हम लोग किस तरह से, यहां पे आप इंथैल्पी कंजर्वेशन लगाइएगा, इंथैल्पी कंजर्वेशन, इंथैल्पी किस तरह से कैलकुलेट होती है, एमसीपी डेल्टा टी, ठीक है। अब मान लीजिए मैं किसी एक लोकेशन पे बात कर लेता हूं, इंथैल्पी कंजर्वेशन एट लोकेशन ए लगा रहा हूं, ठीक है, बार बार इसलिए लिख रहा हूं सो दैट आपको याद रहे कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए ही वैलिड है। एम को, फ्लो रेट को मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भाई रो, ठीक है, रो हो गया। अच्छा, आपको पता है कि जब ये सूरज कुछ पूछ रहे हो क्या? अच्छा, जब ये फ्लो हो रहा है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी प्रोफाइल भी बनी होगी, ऑब्वियसली बनी होगी, वेलोसिटी प्रोफाइल भी होगी। यहाँ पे मैंने वेलोसिटी प्रोफाइल दोनों साथ में नहीं बनाई, नहीं तो डायग्राम नहीं बना पाता, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख रहा हूं तो मैं यहाँ पे सपोज लिखता हूं यू मीन, ठीक है। यू मीन जैसे ही मैंने लिख दिया, अब आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है, कांस्टेंट है तो इंटीग्रल वगैरह की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी करने के लिए मुझे अब एरिया भी लिखना पड़ेगा, और एरिया क्या आ जाएगा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये सारा मिला के क्या मास फ्लो रेट बन गया क्या? यस सर, ठीक है, यस सर, ये पहले भी हमने किया था, मास फ्लो रेट बन गया। तो एम हो गया, एम के बाद अब आप सीपी ले आएंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने माना है कि सीपी प्रॉपर्टी जो है वो टेम्परेचर, लोकेशन वगैरह इन सब चीजों के साथ चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। और तो सीपी हो गया, और मैंने यहाँ लिख दिया टी मीन या फिर टी बल्क, जो आप लोग डिफाइन करना चाहते हैं। देख लीजिए इंथैल्पी की यूनिट बन गई कि नहीं बनी?
यस सर। बन गई, चलिए ठीक है। तो इस तरह से मैंने एंथैल्पिक यूनिट बना दी। अब राइट हैंड साइड में मुझे क्या बनाना है, मैं उस टर्म को थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। राइट हैंड साइड में इसको दोबारा यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। रो हो गया और आपके पास यू मीन आ गया। अगर यू मीन नहीं लिखूंगा तो मैं टोटल एरिया नहीं ले सकता, क्योंकि यू मीन टोटल एरिया के लिए सेम है। तो पाई आर स्क्वायर अगर मुझे लिखना है तो मुझे यू मीन लिखना पड़ेगा। सीपी हो गया और टी मीन हो गया इज इक्वल टू, अब मैं एक्चुअल वेलोसिटी प्रोफाइल और एक्चुअल टेम्परेचर प्रोफाइल डालूंगा, तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से अब मैं ये लिखूंगा, आपका एनर्जी लिखूंगा। जरा बताएंगे सबसे पहला टर्म कौन सा आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 0 से r। पहले रो लिख लेते हैं, रो लिख लेते हैं पहले, रो लिख लेते हैं, ठीक है। यस। ये भाई आपका रो हो गया एंड रो मल्टीप्लाइड बाय मास बनाने के लिए वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, लेकिन अब मैं एक्चुअल वेलोसिटी ले रहा हूं, जो मैं मीन नहीं ले रहा यहाँ पे। मीन तो डिफाइन करना है हमें, तो अभी दैट इज यू, दैट इज द वेलोसिटी प्रोफाइल। इसको किससे मल्टीप्लाई किया था हमने वहां पे, याद करो। एरिया क्या होगा यहाँ पे? 2 पाई r। 2 पाई आर डी आर। ये भाई आपका एक जो हमने एलिमेंट सिलेक्ट किया यहाँ पे, उस एलिमेंट का एरिया आ गया, तो ये बन गया मास फ्लो रेट। इसके साथ में सीपी है, ठीक है, और इसके साथ में एक्चुअल टेम्परेचर प्रोफाइल है। टी मतलब टेम्परेचर प्रोफाइल। भाई इन सबको इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक? 0 से r तक कर दिया। देखो कुछ किया नहीं है, ये फॉर्मूला रटोगे तो कुछ सब भूल जाओगे। इसमें करना क्या है, इंथैल्पी लिखना है दोनों साइड में। एक साइड में इंथैल्पी लिखना है मीन वैल्यूज के साथ में, और दूसरे साइड में एक्चुअल वैल्यूज के साथ में। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो गया भाई। रो कैंसिल हो जाएगा, सीपी कैंसिल हो जाएगा। यहां देखिए रो कैंसिल हो गया, रो एंड रो। कुछ हुआ क्यों नहीं? अच्छा हो गया, चलो। रो कैंसिल हो गया, सीपी कैंसिल हो गया, ठीक है। और क्या बच गया भाई? पाई आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या बना यहाँ पर, और क्या बना, ठीक है। दैट इज यू मीन मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टी मीन इज इक्वल टू 0 to r। u वेलोसिटी प्रोफाइल है, जो भी वेलोसिटी प्रोफाइल होगी, मुझे नहीं पता क्या है, मल्टीप्लाइड बाय ये 2 भी है यहाँ पे भाई, चलो 2 भी लिख लो। 2u हो गया, मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा? r इंटू टी इंटू डी आर। ये भाई आपका रिलेशन बन गया। अब इसको जिन तरीकों में लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। एक तरीका क्या है इसको लिखने का, ऐसा कुछ, भाई मुझे टी मीन निकालना है तो मैं टी मीन को लेफ्ट साइड में रखूंगा, बाकी सारी दुनिया राइट साइड में। टी मीन इज इक्वल टू, ये देखिए एक, हाँ एक आपका ये 0 to r हो गया इंटीग्रल, ठीक है। 2 बाहर ले लेते हैं, ठीक है, और ये हो गया u। कई बार u के बाद ब्रैकेट में ऐसे r लिखा होता है, इसका मतलब क्या है? u इज अ फंक्शन ऑफ r, राइट। u मल्टीप्लाइड बाय r, ये r एक्चुअल रेडियस है यहाँ पर, और मल्टीप्लाइड बाय t के साथ भी कई बार r लगा देते हैं, बिकॉज t इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ r, मल्टीप्लाइड बाय dr, मतलब इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू dr, एंड डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ क्या क्या आ गया भाई? r स्क्वायर इंटू यू मीन। अच्छा ठीक है, लिख देते हैं r स्क्वायर इंटू यू मीन। वो यू मीन का फॉर्मूला याद है? यू मीन का फॉर्मूला क्या था? 2/r स्क्वायर था ना, 2/r स्क्वायर हो गया, ठीक है, और 0 to r, ठीक है, और यहाँ पे क्या था? u r, यहाँ भी ब्रैकेट में आप r लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, u r dr। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को किताब में देखने के लिए मिलता है कि सर अब r स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ से जो बचा दैट इज योर टी मीन, बल्क मीन टेम्परेचर का एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन आपके गेट में एक बार पूछा हुआ है, गेस, बल्क मीन टेम्परेचर का या बल्क मीन वेलोसिटी का कोई एक्सप्रेशन जो है वो यही एक्सप्रेशन होता है। ऊपर के आपके इंटीग्रल सेम है 0 to r, ऊपर है u r t dr और नीचे है u r dr, दैट इज योर बल्क मीन टेम्परेचर। अब ये मीन टेम्परेचर है, डेफिनेटली ये गिवन लोकेशन पर ही होगा, अलग लोकेशन पे वहां आपके अलग टेम्परेचर्स आएंगे, एक्सप्रेशन सेम रहेगा, लेकिन टेम्परेचर प्रोफाइल भी बदल चुकी है तो मीन टेम्परेचर भी बदल जाएगा, ठीक है। अब सवाल आया कि इस मीन टेम्परेचर का यूज क्या है। आप लोग को याद है फ्लैट प्लेट का फ्लो तो भाई मैंने पूरे डिटेल में पढ़ाया है, उसे मत कहिएगा कि नहीं पढ़ाया। तो अगर फ्लैट प्लेट का जो हम लोग फ्लो लिखते हैं
तो उसमें हीट ट्रांसफर का रेट कैसे लिखते हैं फॉर अ फ्लैट प्लेट? याद है H इंटू कैसे लिखते हैं फॉर फ्लैट प्लेट? ये हमारी इंक खत्म हो गई, नहीं खत्म नहीं, ये रहा, चलिए। फॉर फ्लैट प्लेट हम लोग क्या एक्सप्रेशन लिखते हैं, याद है क्या किसी को? और वो नसट नंबर 0. ना वो नहीं वाला नहीं वो नहीं। मान लीजिए कि मैंने आपको नहीं देखो ना वो सब नहीं देखिए। मान लीजिए इस तरह से लिखता है कि Q इज इक्वल टू H इंटू ए, ठीक है, H इंटू ए। ड्राइविंग फोर्स क्या लिखते हैं, मैं वो पूछना चाह रहा था। ड्राइविंग फोर्स क्या लिखते हैं? T infinity minus T, मतलब TS माइनस T इन्फिनिटी, TS minus ये लिखते हैं, ठीक है। अब ये जो बल्क मीन टेम्परेचर है उसका क्या यूज है? तो जब आप लोग पाइप के अंदर फ्लो की बात करते हो ना, जब पाइप के अंदर फ्लो की बात होती है तो वहां पे T इन्फिनिटी को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे? बल्क टेम्परेचर से या मीन टेम्परेचर से रिप्लेस कर देंगे। यही यूज है। मतलब जब आप पाइप फ्लो के अंदर, सपोज ये पाइप में फ्लो हो रहा है और मुझे निकालना है कि भाई हीट ट्रांसफर रेट क्या है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये मीन टेम्परेचर आपने एक लोकेशन पे निकाला है, मान लीजिए ये पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है, आपको पता है कि भाई सरफेस टेम्परेचर ये है और ये वाले क्रॉस सेक्शन का कुछ मीन टेम्परेचर भी होगा, तो वो मीन टेम्परेचर क्या निकल के आया? Tm। अब आप बोलेंगे कि सर मुझे ये बताइए कि इस वाली लोकेशन पे Q कितना होगा? तो यहां जो अपन Q लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? H, भाई जो भी H होगा यहाँ का, इस लोकेशन का, H इंटू ए, ठीक है, एंड दैट इज यहां पे क्या लिख देंगे? TS माइनस यहां TM लिखेंगे। तो जो काम फ्लैट प्लेट में T इन्फिनिटी का होता था वही काम इस केस में आपके पास TM का होता है, ठीक है, ये TM का होता है। तो जो काम T इन्फिनिटी करती थी वही काम यहाँ पे मीन टेम्परेचर भी करेगा। तो मीन टेम्परेचर निकालने का मकसद क्या है कि जब आप क्योंकि आपको तो पता है कि भाई यहाँ का टेम्परेचर कुछ और है, यहाँ का टेम्परेचर कुछ और है, यहाँ का टेम्परेचर कुछ और है, ये वेरिएशन चल रहा है यहाँ पे। तो जब टेम्परेचर अलग अलग है तो हीट ट्रांसफर रेट को लिखोगे कैसे? आप H इंटू TS माइनस कौन सा टेम्परेचर लोगे? सेंट्रल लाइन का लोगे, कहां का लोगे? तो वहां पे मीन टेम्परेचर आएगा, ठीक है। अब एक और बात बताइए कि जब फ्लैट प्लेट पे फ्लो होता था तो वहां पे मैंने ये जो टेम्परेचर की ड्राइविंग फोर्स थी ना, इसको नॉन डायमेंशनलाइज किया था। कैसे किया था, किसी को याद है? यस सर। एक बार यहां देख लेते हैं फॉर फ्लैट प्लेट। जरा बताइएगा कोई कि फॉर फ्लैट प्लेट ये जो आपका टेम्परेचर ड्राइविंग फोर्स था ना, इसको मैंने नॉन डायमेंशनलाइज किया था। किस तरह से किया था बताएंगे? थीटा बना दिया था कुछ, क्या था वो? सर आई थिंक TS माइनस वो समथिंग किया था। तो सोचो ना भाई, ऐसे कैसे? ये तो सोच सकते हो, सोचो क्या किया था। सर टेम्परेचर एट एनी x माइनस T इन्फिनिटी बाय TS माइनस TX, ऐसा किया? नहीं, TS माइनस TX थोड़ी होगा वो, है? नहीं, डिनोमिनेटर में तो TS माइनस डिनोमिनेटर में तो TS माइनस T इन्फिनिटी होगा ना, है? यस सर। हाँ, तो जैसे मतलब आप ये यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए जस्ट अ मिनट, हाँ, इसमें थीटा आप लोग डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह से कि T माइनस T इन्फिनिटी या T इन्फिनिटी माइनस T, जो भी उसमें लिखेंगे आप, T माइनस T इन्फिनिटी, सर T माइनस T इन्फिनिटी अपॉन T नॉट माइनस T इन्फिनिटी। हाँ, TS माइनस T इन्फिनिटी ऐसे लिखते थे, ऐसे नॉन डायमेंशनलाइज करते थे। पाइप में क्या करेंगे? फॉर दिस पाइप फ्लो, फॉर दिस पाइप फ्लो, यहां भी हम एक थीटा डिफाइन करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो काम वहां पे T इन्फिनिटी करता था वो काम यहां पे मीन टेम्परेचर करेगा। तो थीटा यहां पे कैसे डिफाइन करेंगे? T माइनस दिस इज T माइनस T। ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है आपका, ये T माइनस TS था क्या? जस्ट अ मिनट, ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ये एक बार चेक करिएगा। मेरे ख्याल से T माइनस TS डिफाइन किया था हमने इसको, और फिर T इन्फिनिटी माइनस TS इस तरह से किया था शायद। चेक करिए। यस सर, T माइनस TS अपॉन T इन्फिनिटी माइनस TS इस तरह से किया था, क्योंकि सरफेस के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंस ले रहे थे, इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में नहीं ले रहे थे। T माइनस TS और यहाँ पे कर दिया था T इन्फिनिटी माइनस TS। आप इसको अपोजिट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड में नेगेटिव साइन मैनेज हो जाएंगे।
टी इन्फिनिटी माइनस टी एस, इस तरह से किया था। तो यहाँ भी जो थीटा डिफाइन होगा, आप यहाँ पे तो लिख देंगे टी माइनस टी एस, टी एट एनी लोकेशन माइनस टी एस डिवाइडेड बाय ये जो टी इन्फिनिटी है, टी इन्फिनिटी की जगह टी मीन आ जाएगा, टी मीन माइनस टी एस। तो यहाँ जो नॉन डायमेंशनलाइज करेंगे आप, वो इस तरह से करेंगे कि टी इन्फिनिटी की जगह ये जो आपने मीन टेम्परेचर या बल्क टेम्परेचर निकाला है उसको ले लेंगे। अब कल आप मुझसे पूछ रहे थे कि सर यहाँ पे पता कैसे लगेगा कि थर्मली फुली डेवलप्ड हो गया है। तो फॉर थर्मली, मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर तो चेंज होता रहेगा, तो उससे तो पता नहीं लगा सकते। फॉर थर्मली फुली डेवलप्ड फ्लो, थर्मली फुली डेवलप्ड फ्लो, ये वाला जो मैंने आपको पैरामीटर बताया ना थीटा, ये कांस्टेंट हो जाता है। फॉर फुली डेवलप्ड फ्लो द वैल्यू ऑफ थीटा, मैं ये नहीं कह रहा कि हीट ट्रांसफर रुक जाएगा, फिर से ध्यान रखना, कल कोई बता रहा था आप में से कि सर फुली डेवलप्ड फ्लो में हीट ट्रांसफर का रेट कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कुछ हीट ट्रांसफर होगा। हम मान के चल रहे हैं कि भाई वो फ्लूइड का टेम्परेचर डिफरेंस अभी तक उन्होंने बराबर टेम्परेचर अटेन नहीं किया, जो भी ऐसी, तो हीट ट्रांसफर होता रहेगा इवन आफ्टर अटेनिंग फुली डेवलप्ड फ्लो। हीट ट्रांसफर में कोई कमी नहीं देगी, वो होता रहेगा। लेकिन द वैल्यू वो कुछ इस तरह से होगा कि वैल्यू ऑफ थीटा फॉर थर्मली फुली डेवलप्ड फ्लो, द वैल्यू ऑफ थीटा बिकम्स कांस्टेंट। कांस्टेंट किसके साथ? फ्लो के साथ, मतलब एक्स डायरेक्शन के साथ। तो इसका मतलब कि फुली डेवलप्ड फ्लो के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि डेल ऑफ थीटा, क्योंकि भाई ये देखो ये जो टेम्परेचर है ये आर और एक्स दोनों का फंक्शन है, तो थीटा भी आर और एक्स दोनों का फंक्शन होगा, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव डेल ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय डेल ऑफ एक्स, और सॉरी नॉट डिवाइडेड बाय, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। दैट इज द कंडीशन फॉर थर्मली फुली डेवलप्ड फ्लो। सर ये बोल सकते हैं ना कि टेम्परेचर प्रोफाइल रिमेन्स कांस्टेंट। जो टेम्परेचर प्रोफाइल का हमारे पास एक्सप्रेशन है जो हमने ड्राइव किया था फॉर फ्लैट प्लेट, मतलब जब हमने टेम्परेचर प्रोफाइल निकाली थी, तो मतलब ऐसे ही इसमें टेम्परेचर प्रोफाइल आएगी तो उसको कांस्टेंट, मतलब जैसे कि अगर हम फुली डेवलप्ड फ्लो ऑन ए फ्लैट प्लेट कंसीडर करें, तो उसमें टेम्परेचर प्रोफाइल कांस्टेंट मान लेते हैं ना, जो हमारी टेम्परेचर प्रोफाइल आती है T माइनस टी एस अपॉन इक्वल टू टी थीटा, मतलब फिर हम वो निकालते हैं। तो हम इनडायरेक्टली ये बोलते हैं कि एट फुली डेवलप्ड फ्लो, जस्ट लाइक हम वेलोसिटी प्रोफाइल में बोल देते हैं कि वेलोसिटी रिमेन्स, वेलोसिटी प्रोफाइल तो कांस्टेंट हो जाती है क्योंकि वो आगे जाने पे चेंज नहीं कर रही, लेकिन टेम्परेचर तो बदलता रहेगा ना सर। प्रोफाइल कांस्टेंट रहेगी, मैं भी यही बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर बदलता रहेगा लेकिन प्रोफाइल कांस्टेंट रहेगी, जो आपने ये लिखा है। मतलब ये बुक में सीधा लाइन लिख रखी है ये कि ये टेम्परेचर प्रोफाइल रिमेन्स कांस्टेंट आफ्टर अटेनिंग द थर्मल, मतलब जो इक्वेशन, जो उसकी इक्वेशन होगी वो मतलब सेम हो जाएगी, ये कहना चाहते हो? हाँ जी सर, मतलब जो वेरिएबल पैरामीटर है वो इस तरीके से चेंज होंगे कि ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है, मीन टेम्परेचर भी चेंज होगा, क्योंकि सिर्फ अगर मान लो सिर्फ टेम्परेचर चेंज होता तब तो ये कभी कांस्टेंट रह ही नहीं सकता था। तो टेम्परेचर चेंज होगा, मीन टेम्परेचर भी चेंज होगा, कुछ इस तरह से चेंज होगा कि ये थीटा अपना ये रेशियो जो है ये कांस्टेंट रहेगा आफ्टर अटेनिंग थर्मली फुली डेवलप्ड फ्लो। तो डेल थीटा बाय डेल एक्स विल बी इक्वल टू 0। मतलब तो जैसे रेशियो 1 हो गया तो फिर वो 1 का 1 ही मेंटेन करता रहेगा थ्रू। अगर फुली डेवलप्ड हो गया उसमें में थीटा जो भी होगा 1 0.5 जो भी रहेगा वो उतना ही मेंटेन करके रहेगा। ये सर मतलब ये सारे सीधी की सीधी बुक में ऐसे लाइन लिख रखी है। हाँ लिखा होगा, दिया होगा। अब कल कोई पूछ रहा था यहाँ पे कि फुली डेवलप्ड फ्लो नहीं, वो थर्मली और हाइड्रोडायनेमिक, तो भाई सीधा साधा फंडा है, वो प्रेंटल नंबर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। कल भी मैंने ये चीज बताई थी कि प्रेंटल नंबर ग्रेटर देन 1 होगा तो भाई आपका जो थर्मल बाउंड्री लेयर होगा ये कंडीशन हो जाएगी कि अगर प्रेंटल नंबर ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पर आपका जो थर्मल बाउंड्री लेयर होगा वो थिन होगा। थिन होगा कि थिक होगा? थिन होगा, गुड। अगर प्रेंटल नंबर ग्रेटर देन 1 है तो भाई आपका थर्मल बाउंड्री थिन होगा, और थर्मल बाउंड्री लेयर अगर थिन होगा तो आगे जाके मिलेगा, तो जो थर्मल बाउंड्री लेंथ, थर्मल एंट्री लेंथ जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी, और जो आपका हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर होगा इस केस में वो थिक हो जाएगा। तो टोटली ये प्रेंटल नंबर की वैल्यू पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, अगर आपके क्वेश्चन में कहा है इन्होंने कि फुली डेवलप्ड फ्लो है और कुछ बताया नहीं है कौन सा, तो वहां पे आपको 100% दोनों को फुली डेवलप्ड लेके चलना पड़ेगा। ये प्रेंटल नंबर ग्रेटर देन 1 का केस है। ये लाल वाला आपका HBL है और ये वाला आपका TBL है। तो आप यहाँ से ये चीज़ें निकाल सकते हैं, वो प्रेंटल नंबर पे डिपेंड करेगा। ये जो फ्लो है आपका, इसमें मैंने आपको क्लास में ये चीज़ बता दी है कि इनके नस्ल नंबर कितने होते हैं।
अगर आप चाहे तो वो याद कर सकते हैं। हो सकता है कभी केमिकल में वो नस्ल नंबर की वैल्यू पूछ ले, बहुत है, अगर पूछ भी ले तो भी बहुत है, वरना वहां तक ये सारी चीजें हम लोग डिराइव नहीं करते हैं। अदरवाइज उसकी और पूरी डेरिवेशन है। अभी ये जो पाइप के अंदर फ्लो है उसमें हमने मीन टेम्परेचर निकाल लिया और मीन वेलोसिटी निकाल ली। इनका यूज करके नस्ल नंबर को डिराइव किया जाता है। जो आपके पास वो 48/11 वो जो नस्ल नंबर आता है फॉर एक कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर और कांस्टेंट हीट फ्लक्स के लिए अलग आता है। तो ये दोनों चाहे तो आप वैल्यू जो मैंने आपको क्लास में बताई है वो याद रख लीजिए, उतना हमारे लिए बहुत सफिशिएंट है। उसके अलावा ये चीजें हैं, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आना चाहिए। और रटना नहीं है, मैंने आपको जो तरीका बताया, यू मीन निकालने के लिए मास का टोटल मास फ्लो रेट को इक्वेट कर दीजिए दोनों साइड में, और टी मीन निकालने के लिए टोटल एनर्जी क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शन उसको इक्वेट कर दीजिए दोनों साइड में। टी मीन निकल आएगा, यू मीन निकल आएगा। ठीक है सर। सर वो अभी इसने बताया कि मतलब थर्मली फुली डेवलप होने के बाद टेम्परेचर प्रोफाइल कांस्टेंट रहता है। हाँ। तो सर अगर सर इन्फिनिट लॉन्ग ट्यूब लिए या हाँ। कुछ ज्यादा लॉन्ग ट्यूब लें हाँ। और वॉल टेम्परेचर को कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर मेंटेन करें, तो सर ऐसा नहीं होगा कि कुछ ज्यादा टाइम रहने के बाद पूरा बल्ब का टेम्परेचर सेम हो जाएगा वॉल के साथ? या हर बार जैसे आपने टेम्परेचर प्रोफाइल बनाया, बीच का सेंट्रल लाइन में टेम्परेचर कम रहेगा और वॉल में ज़्यादा रहेगा? अगर ज़्यादा लंबा ज़्यादा टाइम रखेंगे या ज़्यादा लॉन्ग ट्यूब लेंगे तो उसमें तो सेम हो जाएगा। क्योंकि देखो सेम होगा, लेकिन इन दैट केस ऐसा होगा ना कि जो वॉल के पास वाला फ्लूइड है उसका टेम्परेचर आपका वॉल जितना ही होगा, लेकिन जो बीच वाला फ्लूइड है उसका टेम्परेचर कम ही रहेगा ना, ऐसा ही तो होगा। तो ज़्यादा टाइम रखने से सेम ही हो जाएगा, क्योंकि सर सेम ही हो जाएगा। पाइप लेंथ अगर इनफाइनाइट होगा तब फ्लैट प्रोफाइल मिलेगी उसकी। हाँ सर, तो मतलब कुछ टाइम के बाद फ्लैट मिलेगी, तो इसका मतलब क्या, ग्रेजुअली वो मतलब जो कर्व होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। तो उसके बाद तो अगर रेडियल डायरेक्शन में इतना हीट ट्रांसफर आपने करा दिया है भाई, वैसे तो मान के चलते कि कुछ रेजिस्टेंस है, मान लीजिए कि वो प्रोफाइल मेंटेन रहेगी, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि इन्फिनाइट लेंथ है, तो फिर तो कभी ना कभी जाके वो सारी चीजें बराबर हो ही जाएंगी। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रखा है तो मान लीजिए कांस्टेंट हीट फ्लक्स कर रखा है, तब तो ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है तब कभी ना कभी तो फ्लैट प्रोफाइल आ ही जाएगी। तो प्रोफाइल ग्रेजुअली चेंज होगी ना मूव फॉरवर्ड। बिल्कुल ठीक है। सर मतलब और एक तो आप इसको हीट फ्लक्स के हिसाब से वो कर लीजिए कि भाई हमने हीट फ्लक्स के हिसाब से बनाया। मैं आपको ये केस नहीं बता रहा कि आप ये मान के चले ना कि हम लोग इसको उसी पॉइंट तक डिस्कस कर रहे हैं कि ये चीजें सेम नहीं हो रही, लिक्विड का टेम्परेचर और वॉल का टेम्परेचर सेम नहीं हो रहा, उसी के हिसाब से बताया। तभी तो मैं मीन टेम्परेचर निकालूंगा, वरना तो मीन टेम्परेचर टीएस के बराबर ही आ जाएगा। मैं बस वही मतलब प्रोफाइल अगर चेंज होगा या नहीं उसके बारे में। हाँ, उसके बाद तो चेंज, अगर भाई फ्लैट आ गया तब तो चेंज हो ही जाएगा। पर ये कांस्टेंट हीट फ्लक्स के कंडीशन में हम ये एनालाइज कर सकते हैं कांस्टेंट हीट फ्लक्स वाले केस में, क्योंकि इसमें कभी वो नहीं होगा, कभी फ्लैट प्रोफाइल बनेगी नहीं आगे। सर लेकिन इसमें तो दोनों केस में लिखा है कि कांस्टेंट रहेगा। क्या चीज? थीटा ना? यस सर। भाई थीटा तो देखिए यहाँ भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इनफिनाइट लेंथ दे दिया तो वो बस एक थ्योरेटिकल बात चल रही है वहां पे। सर इसमें लेंथ का कुछ तो इस बुक में लेंथ का तो कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा। हम लोग फाइनाइट लेंथ की बातें करेंगे कि भाई आपका फाइनाइट लेंथ में लिक्विड बाहर भी आ जाएगा, ऐसा नहीं कि उसके अंदर ही बैठा रहेगा, इसलिए बुक में ऐसा लिखा होगा। यस सर, इन्होंने बोला था कि दोनों केस में कांस्टेंट रहेगा। दोनों केस में कांस्टेंट, ये जो डेरिवेशन है ये तो दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, ये जो मतलब ये जो मीन जो है और जो आपका यू मीन और टी मीन वाली डेरिवेशन है दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, और हम लोग फाइनाइट लेंथ कंसिडर कर रहे हैं जहां पे मतलब फ्लैट टेम्परेचर प्रोफाइल वाली कंडीशन आएगी नहीं। ठीक है, तो आप इनको दोनों के लिए मान के चलिए। मेरा तो आज जो पर्पस था आप लोगों को ये टी मीन और यू मीन बताने का था कि भाई किस तरह से निकलेगा इसका एक्सप्रेशन, थर्मली फुली डेवलप की कंडीशन, हाइड्रोडायनेमिकली फुली डेवलप की कंडीशन, इतनी कंडीशन हम लोग को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यस सर। ये जो आप लोग को आज बताया है भाई, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट्स या जो भी लेना चाहे भाई लेना, अगर रुकना है तो रुक के ले सकते हैं और इसको फिर आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं एक बार ये पूरी स्क्रीन तक दिखा देता हूँ आपको।
वैसे इस लेक्चर को मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, क्योंकि बच्चे तो आएंगे नहीं, वो तो भाई उनको आना होता नहीं है। ठीक है, तो आप चाहें तो भाई इसको वहाँ पे भी देख लीजिएगा, अगर आप लोगों ने समझ इसको लिया होगा। मैं तो बताता हूँ कि जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ, बस आधे घंटे का समय लगेगा, आधे घंटे के समय में लैपटॉप बंद करके एक बार लिख के देख लेना कि क्या बताया था, उसके बाद वो चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी, वो ज़्यादा फिर टाइम नहीं लगेगा आपको उसको रिवाइज करने में। ठीक है, ये आज मेरा लंबी क्लास लेने का मूड नहीं है, वैसे लंबी क्लास क्या मैं 7:30 तक ही लेता हूँ नॉर्मली। कुछ पूछना है आपको ज़रूरी चीज़ तो बताइए, अदरवाइज मैं सोच रहा हूँ थोड़ा कल कंटिन्यू करेंगे इसी चीज़ को। आपको कोई टॉपिक पूछना है अगर हीट ट्रांसफर में ही या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट में, जो CRE PC PDC में, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों ने रिसाइकल रिएक्टर बताया था, वो मैंने कल डिस्कस कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने ये एक चीज़ बताई थी भाई यू मीन और टी मीन, वो आज डिस्कस हो गया। अगर कोई और टॉपिक आप चाहते हैं जिसमें डाउट है। सर एचटी पे कोई बुक कुछ करनी है क्या, ये सब बुक से पढ़ रहे हैं? नहीं, बुक वुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको भाई। HT में ये जितनी जानकारी दी है आप उसी को प्रॉपर याद रखिए ना, उसमें ये जानकारी ज़रूर ऐड कर लीजिएगा जो आज बताया है, या कुछ अगर कोई चीज़ कल बताई हो तो। बुक वगैरह कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई पढ़ रहा है तो इसका मतलब वो रेफरेंस ले रहा है, रेफरेंस एक अलग चीज़ होती है। अगर मैं आपको बुक पढ़ने को कह दूंगा तो आप तो उसमें बहुत सारा टाइम लगाते हुए बैठ जाएंगे, पढ़ना नहीं है। रेफरेंस अलग चीज़ होती है भाई। आपको रेफरेंस, अभी कल जैसे ये लेमिनार के लिए कोई इक्वेशन पूछ रहे थे कि लेमिनार में हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के लिए इक्वेशन होती है भाई, वो इक्वेशन आपको पेपर में आएगी तो दी जाएगी। अगर आपको वो इक्वेशन नोट्स में लिखना चाहते हैं तो वो किसी भी बुक से देख के लिख सकते हैं, तो चलेगा उसमें, उतना उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी बुक नहीं पढ़नी है, जो आपको लेक्चर में दिए हैं आप उसको पेपर तक याद रख लीजिए, वही सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। सर रेडिएशन बिटवीन टू ग्रे बॉडीज और एक बार बता दो। ग्रे बॉडीज में रेडिएशन, यस, वो जो रेडियोसिटी के उससे बताया था वो। हाँ सर। अच्छा, हाँ सर, वो रेडियोसिटी वाला एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, रेडियोसिटी वाला। रेडियोसिटी में आपको भी दिक्कत है, ठीक है। मैंने रेडिएशन और रेडियोसिटी दोनों कंबाइन टॉपिक है ना। हाँ, मैंने रेडियोसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करके ग्रे बॉडी से आप लोग का हीट फ्लक्स निकालने का तरीका बताया था। यस सर, वो पार्ट ही थोड़ा चाहिए बस, ग्रे बॉडी में क्या था वो बस, और एक बार थोड़ा बता दीजिए। और कौन सा? नहीं सर, वही ग्रे बॉडी। अच्छा वही, ठीक है। रेडियोसिटी मतलब रेडिएशन में आप लोग हीट ट्रांसफर बिटवीन ग्रे बॉडीज वाला जो पार्ट था वो, ठीक है, वो पार्ट डिस्कस कर लेंगे। और हीट ट्रांसफर में कुछ और भी कोई कहीं पे कमी है तो बताइए। तो बॉइलिंग करने समय और कुछ पता है जितना आप पढ़े हैं उससे? देखो, बॉइलिंग आपको पूरा बताया है, जो ग्राफ बताया, ग्राफ के अलावा तो बॉइलिंग में तो इतने कॉम्प्लेक्स कोरिलेशंस है कि कोई मतलब नहीं बनता उसमें पूछने का कोई सवाल। बॉइलिंग से कभी कभी सवाल आता है तो वही ग्राफ से ही आता है, या बॉइलिंग की जो डेफिनेशंस हैं टी सेट पी सेट, इनसे सवाल बन सकता है। कंडेंसेशन की पूरी डेरिवेशन आपको बताई है, और उस डेरिवेशन में मैंने उस डेरिवेशन से भी क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, उनकी 4-5 अजम्पशन से भी क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो वो जो 5 अजम्पशन थी या 4 अजम्पशन थी नसल्ट एनालिसिस की, वो अजम्पशन याद रखनी है। डेरिवेशन उसकी काफ़ी मुझे पसंद है, मैथमेटिकली काफ़ी अच्छी डेरिवेशन लगती है मुझे। 2-4 बार एलिमेंट सिलेक्ट करके बैलेंस लिखना होता है, तो वो डेरिवेशन देखो ऐसी है कि आप एक बार पढ़ने के बाद उसको भूलोगे ही, वो कोई ऐसी डेरिवेशन तो है नहीं, उसको तो बार बार थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा। डेरिवेशन के अंदर से क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, अभी तक गेट में आया तो नहीं है कि डेरिवेशन के अंदर से क्वेश्चन पूछ ले कोई, तो उसमें उसके अलावा तो और कुछ नहीं है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की चीज़ें आपको लिखवा दी हैं, कैसे कंपेयर कर सकते हैं। एक नेचुरल कन्वेक्शन का छोटा सा टॉपिक है जो उसमें नहीं है, तो एक नेचुरल कन्वेक्शन पे जो भी थोड़ी बहुत डिस्कशन होगी वो मैं आपकी ले लूंगा यहीं पर, ठीक है। वो मतलब नसल नंबर फंक्शन ऑफ ग्रासॉफ नंबर, हाँ, ग्रासॉफ नंबर वाला जो है उसमें किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं या किस तरह का उसमें कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपका डिस्कशन यहाँ पे ले लूंगा उसका। तो एक वो डिस्कशन हो जाएगा, और एक आप कह रहे हैं ग्रे बॉडीज के बीच में जो हीट ट्रांसफर रेट है। कंडक्शन तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा। कंडक्शन में कोई पार्ट है क्या जो नहीं समझ आता? सर फिन्स डालोगे, मतलब फिन्स का यार उदित, मैंने एक वो नोट्स दिया था, उस नोट्स को पढ़ लीजिए, वो पूरी तरह से कंप्लीट है नोट्स। हाँ मतलब मेरे नोट्स तो हैं सर। हाँ, वो पूरी तरह से कंप्लीट है, और उसको मैंने जो नोट्स वो बनाया है वो मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में इसलिए लिखा है, ऐसा नहीं कि बुकिश लैंग्वेज है पूरी तरह से कि समझना है, वो नॉर्मल लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगी।
अब Yes. 2 बार से क्वेश्चन आने लगे हैं तो भाई अब पढ़ेंगे, हम ट्रेंड बनाएंगे पढ़ने का, और क्या। और कंडक्शन में बाकी कहीं पे तो डेरिवेशंस ही हैं केवल, और तो कुछ उसमें ऐसा है नहीं जरूरी सा। सर कंडक्शन में जो अपना होता है मतलब उस डिसिप्लिन तो सर थोड़ा मस्त क्वेश्चन देते सर। वो मतलब जब अपना हीट जनरेशन होता है तभी क्यू इज ए फंक्शन ऑफ आर होता है। हीट जनरेशन का केस में ये होगा है ना सर। यू की बात कर रहे हो? यू कहाँ से आ गया हाँ उसमें? सर क्यू क्यू Q. क्यू कैपिटल की अच्छा, हीट जनरेशन के केस में ही होता है ना कि क्यू इज ए फंक्शन ऑफ आर, नहीं तो जनरली तो नहीं होता। जनरली होता है क्या, बताइए। अगर मान लीजिए ऐसा केस है, तो सिलेंडर का केस में डेरिवेशन में आपने लिखा हाँ, है, ये क्योंकि चीज फॉलोअन आर मैंने तो वो है, डेरिवेशन से निकाल के क्वेश्चन बनाए हैं ताकि आप लोग का दिमाग यहाँ थोड़ा सा दौड़े। अगर आप लोग को याद होगा कि अगर सिलेंडर के लिए प्रोफाइल निकालते हैं तो नॉन लीनियर प्रोफाइल आती है, या फिर और सपोज एक स्लैब ही लेते हैं ना, स्लैब। अगर एक स्लैब है जिसमें k इज गिवन बाय k नॉट इंटू 1 प्लस था ना, 1 प्लस बीटा टी। 1 प्लस वन प्लस अल्फा टी। हाँ, अल्फा टी बीटा टी जैसा भी है मान लीजिए। और मैं कह रहा हूँ कि बीटा की वैल्यू यहाँ लेस देन 0 है, ये T1 है, ये T2 है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, कोई हीट जनरेशन नहीं है। अब बता सकते हैं कैसा प्रोफाइल बनेगा यहाँ पर? से नीचे से मतलब T1 से थोड़ा डाउन जाएगा, फिर T1 से कैसा बनेगा, मतलब T1 से डिक्रीज नीचे जाएगा, नीचे जाता है। डिक्रीज फिर T2। अच्छा, डिक्रीज भी 2 तरह से हो सकता है ना। तो मान लीजिए आपने कहा कि भाई ऐसा प्रोफाइल बनेगा, एक्सपोनेंशियल। यही प्रोफाइल बनेगा ना। यस सर। तो आप लोग क्या कहते हैं यहाँ पे Q is, this is your x is equal to 0 and this is your x is equal to L। तो Q यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है कि नहीं है, क्या लगता है? नहीं है सर, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नहीं है यहाँ पे। नहीं, क्योंकि हमने जो डिराइव नहीं है। किया था क्यू का एक्सप्रेशन उसमें कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं था। दैट्स गुड। अगर आपको वो एक्सप्रेशन की थोड़ी बहुत यादें ताज़ा हैं तो आपको पता होगा कि भाई उसमें Q में जब कोई कांस्टेंट ही है सारे कुछ, तो भाई Q वैसे ही कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आपको कोई ये बताए कि यहाँ पे जो स्लोप है, आपको थोड़ा सा ये वैसे भी आना चाहिए कि इसको लॉजिकली कैसे बताएंगे। यहाँ पे जो स्लोप है और यहाँ पे जो स्लोप है, ये स्लोप अलग अलग है, ठीक है। ये यहाँ का dt/dx है और ये वाला जो स्लोप था ये यहाँ का dt/dx है। आपने देखा कि as x changes dt/dx is also चेंज हो रहा है। के भी चेंज हो रहा है। दैट्स इट। अब आप बस वही बात समझनी थी कि भाई Q का फॉर्मूला जो होता है दैट इज -k dt/dx। अब अगर आप यहाँ पे देखते हो कि सर dt/dx बदल रहा है x के साथ, तो Q भी बदलना चाहिए, लेकिन फिर वहां पे हमने एक ये फंडा लाया कि भाई ये भी तो बदल रहा है, k भी तो बदल रहा है, तो k भी चेंज हो रहा है और dt/dx भी चेंज हो रहा है। इस तरह से चेंज हो रहा है कि हमारा Q कांस्टेंट रहता है। और ये चीज न्यूमेरिकली हमने प्रूफ करी। न्यूमेरिकली प्रूफ करने के बाद मैंने ये लॉजिक लगाया था, वरना आप बोल सकते हो कि सर k का चेंज अलग हो सकता है, dt/dx का चेंज अलग हो सकता है, हम कैसे मान लें? तो कैसे मान लो, उसके लिए फिर आपको डेरिवेशन देखना पड़ेगा कि डेरिवेशन में यहाँ पे कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं आती। तो सिर्फ प्रोफाइल का नॉन लीनियर होना इज नॉट द कंडीशन कि Q x पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप होलो सिलेंडर लेते हैं, ठीक है, ये आप होलो सिलेंडर लेते हैं, ये रहा होलो सिलेंडर। अब आपको पता है कि होलो सिलेंडर में जो टेम्परेचर प्रोफाइल मिलती है, अगेन आप यहाँ पे मान के चलिए कि K इज कांस्टेंट एंड नो हीट जनरेशन, K इज कांस्टेंट एंड नो हीट जनरेशन। अगर ऐसा केस है, K भी कांस्टेंट है, हीट जनरेशन भी नहीं है, तो भी प्रोफाइल यहाँ पे कैसी बनती है, लीनियर या नॉन लीनियर? नॉन लीनियर, लोगरिथमिक प्रोफाइल बनती है, आपको पता है, ठीक है। तो प्रोफाइल यहाँ पे भी नॉन लीनियर है, मतलब dt/dx यहाँ भी चेंज हो रहा है। तो अगर मैं Q यहाँ भी लिखता हूं तो Q इज इक्वल टू -k dt/dx, ठीक है। यहाँ dt/dx चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपका ये जो k है, k कांस्टेंट है। तो अगर आप हीट फ्लक्स की बात करो तो हीट फ्लक्स
is a function of x or not? क्या लगता है? In this case, Q depends on x or not? Depends on R. Yes. हाँ R, okay, R, right. Q जो होगा वो डिपेंड ऑन R करेगा नहीं करेगा? करेगा सर. करेगा, डेफिनेटली करेगा. ये देखिए ना, बट dt by dx चेंज हो रहा है, K तो कांस्टेंट है, तो करेगा ही करेगा. लेकिन अगर आप हीट ट्रांसफर रेट की बात करते हैं, कैपिटल Q, तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल Q क्या होता है यहाँ पे? वो नहीं करेगा. वो इंडिपेंडेंट है. हाँ, वो इसलिए इंडिपेंडेंट है क्योंकि भाई dt by dx चेंज हो रहा है, तो एरिया भी तो चेंज हो रहा है, एरिया भी तो बढ़ रहा है, और dt by dx घट रहा है. Q इज इंडिपेंडेंट ऑफ R. और ये सारी चीजें इनके डेरिवेशन से आप निकाल सकते हो. अब यहाँ यही क्वेश्चन देखो, अगर मैंने स्लैब में बना दिया कि भाई स्लैब में क्या होगा, आपने देखा कि स्लैब में अगर K वेरी कर रहा है तो Q कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, ठीक है. एरिया यहाँ पे स्लैब में एरिया कांस्टेंट होता है, कैपिटल Q भी कांस्टेंट है. तो स्लैब के केस में ना तो Q x का फंक्शन होगा और ना ही कैपिटल Q x का फंक्शन होगा. लेकिन सिलेंडर के केस में Q R का फंक्शन होगा बट कैपिटल Q R का फंक्शन नहीं होगा. तो कितना अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है और कितना कंफ्यूजिंग सा बन सकता है. ठीक है. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स और फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग केस heat flux is independent of location while heat transfer rate is dependent on location. और इनका ऑपोजिट कर लो, heat flux is dependent on location but heat transfer rate is independent of location. अब उसमें आपको केस दे दे कि स्लैब है, उसमें K वेरिएबल है विदाउट हीट जनरेशन, सिलेंडर है उसमें K कांस्टेंट है, देयर इज नो हीट जनरेशन, स्लैब है जिसमें हीट जनरेशन है. इस तरह के करके अलग अलग केस बना दे. 2 नंबर का अच्छा सा सवाल बन जाएगा, बच्चे इसमें सोच ही नहीं पाएंगे क्या पूछा है. ठीक है. तो यहां से आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है. अब आप पूछ रहे हैं कि सर कैपिटल Q कभी x पे डिपेंड करेगा, वो कौन सा केस है? तो भाई वो एक ही केस है जो आपको बताया क्लास में, जहां पे हीट जनरेशन या हीट कंजप्शन आपके सिस्टम में होने लग जाए. इन दैट केस ओनली हीट रेट विल बी अ फंक्शन ऑफ पोजिशन. वो आप डेरिवेशन भी देख लीजिए भाई, डेरिवेशन भी तो है उसकी, उसमें हीट रेट जो है आपका दैट इज डिपेंडिंग ऑन R और X. ठीक है ना.